टीसीएस डेट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड एलआरएस से रिलेटेड नई गाइडलाइंस अवेलेबल है, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड दिस इज अ पार्ट 3 रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज फॉर द इंडिविजुअल्स। मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब किया हो। एंड साथ के साथ अगर आपको पिछली वीडियोस के लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर पीडीएफ चाहिए सिंपली लिखो अपडेट्स और उसे व्हाट्सअप कर देना है टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द डिटेल्स। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट फॉर टीसीएस एंड द एलआरएस। सो फर्स्ट वन इट्स रेस की टीसीएस एक्चुअल में होता क्या है। सो टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जो फाइनेंस एक्ट है 2020, अब नया इंसर्शन आ गया उसमें कि इनकम टैक्स जो एक्ट है वो कहता है कि टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर एंड इससे रिलेटेड लेटेस्ट चेंजेस भी किए गए हैं। तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा अंडर द सेक्शन 206C1G ऑन आउटवर्ड रेमिटेंसेस एंड इसे इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2020 में। इफेक्टिव हुआ था 1 अक्टूबर 2020 से एंड ये कलेक्ट किया जाता है बाय दी ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स। तो जो भी ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं वो इसे कलेक्ट करते हैं। चलिए अभी रेट को देखते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट जो एप्लीकेबल रहेगा डेट इज 5%, यानी कि टीसीएस रेट एप्लीकेबल रहेगा 5% का फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर, जहां पर अमाउंट 7 लाख से ज्यादा होगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट थ्रेशोल्ड से ऊपर है। यानी कि अगर 8 लाख की ट्रांजैक्शन करी है तो 7 लाख से ऊपर 1 लाख हुआ, उसके ऊपर 5% के हिसाब से 5,000 का टीसीएस आपको जमा करवाना पड़ेगा। दैट इज टू बी डन। एंड अब 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट को समझते हैं। एनुअल थ्रेशोल्ड लिमिट जो है पर फाइनेंशियल है ईयर है, पर कस्टमर है। एंड टीसीएस सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटिव वैल्यू जो होगी 7 लाख से पीछे उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, एज आई टोल्ड यू इन द एग्जांपल। एंड अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है या आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो उसके केस में टीसीएस चार्ज किया जाएगा ज्यादा 10% की दर के ऊपर। एंड हायर रेट जो है डेट इज मैंडेटेड अंडर 206AA। फिर बात आती है टीसीएस एप्लीकेबिलिटी। तो फॉरेन रेमिटेंसेस जो एलआरएस के अंदर की जा रही है उसके ऊपर टीसीएस लगेगा। अगर डोमेस्टिक आईएनआर अकाउंट से आप एनआरओ अकाउंट में भी पैसा डाल रहे हो तो भी टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी बनेगी। कौन से केसेस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा? इंपोर्ट पेमेंट्स के केस में, जब आप रिमिटेंस कर रहे हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, तब टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड नॉन इंडिविजुअल रिमिटर्स के लिए भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड अगर कोई पेमेंट की जा रही है आउटसाइड द स्कोप ऑफ द एलआरएस, वहां पर भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एजुकेशन लोन के लिए टीसीएस को रिड्यूस कर दिया गया है 0.5% पर। यानी कि अगर बाहर जा रहे हो और एजुकेशन लोन आपने लिया है और रेमिटेंस कर रहे हो तो 7 लाख से ऊपर के अमाउंट के ऊपर 0.5% का कंसेशन रेट एप्लीकेबल होगा। एंड उसके बाद बारी आती है रिलेटेड टू, लेट्स से कस्टमर ए है जिनके पास पैन नंबर अवेलेबल है, दैट इज पर्सन इज हैविंग द पैन नंबर एंड उनके जो ट्रांजेक्शन है उनको हम समझते हैं। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट जो रिमिट किया गया था 4 अप्रैल 2021 को, डेट वाज 6,50,000। अब इस केस में जो अमाउंट था वो थ्रेशोल्ड से कम था, 7 लाख से कम था। तो अब कोई टीसीएस यहाँ पर जमा नहीं करवाना पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड केस है, रिमिटेंस की गई थी 9,50,000 की। अब क्यूमुलेटिव जो किया गया था अमाउंट वो किया गया था 16 लाख रुपए। तो टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा 9 लाख रुपए का। अब यहाँ पर पैन कार्ड अवेलेबल है तो 5% जो 9 लाख है, जो एक्सेस अमाउंट है अबव द 7 लाख रुपीज, उसी के ऊपर टीसीएस कैलकुलेट करना होगा एंड नॉट बिलो दैट। फिर बात आती है रिलेटेड टू द फैक्टर। एंड उसके बाद अगर कोई भी ट्रांजैक्शन की जा रही है तो उसके ऊपर तो 5% के हिसाब से टीसीएस जो लगेगा वो तो चार्ज होगा ही होगा। सेकंड, हम ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन करने वाले हैं जहां पर एक ट्रांजैक्शन रेमिटेंस की गई है 20 लाख रुपए की। तो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा 20 लाख माइनस 7 लाख, डेट इज 13 लाख रुपीज। और 13 लाख रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से टीसीएस एप्लीकेबिलिटी रहेगी। अब ट्रांजैक्शन देखते हैं। जो सेकंड ट्रांजैक्शन की गई है 4 लाख रुपए की गई है। अब ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है तो 5% आप कैलकुलेट कर लोगे 4 लाख रुपए के ऊपर, जो कि बन जाता है 20,000 रुपए। तो वो टीसीएस जमा करवाना पड़ेगा। अब एलआरएस के तहत जो टोटल लिमिट है वो लिमिट कितनी है? दैट इज 2,50,000 यूएसडी पर ईयर। ठीक है, इतना लिमिट है। अब टीसीएस के रूल्स का क्लियर हो गया आपको। नॉर्मल रेमिटेंस है अगर तो 5% है, अगर नो पैन आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 10% है। एजुकेशन लोन के थ्रू आप पैसा बाहर भेज रहे हो तो 0.5% है। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो डोमेस्टिक अकाउंट से एनआरओ में
तो भी 5% का जो टीसीएस रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा। थ्रेशोल्ड रूल 7 लाख रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर पर कस्टमर के हिसाब से है। टीसीएस सिर्फ और सिर्फ जो पोर्शन आपका 7 लाख से ऊपर है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड ये जो थ्रेशोल्ड है ये क्यूमुलेटिव बेसिस पर होगा, फाइनेंशियल ईयर के क्यूमुलेटिव। फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, राइट। एंड कौन से केसेस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। जहां पर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, या फिर अगर रिमिटेंस की जा रही है नॉन इंडिविजुअल के द्वारा, लेट से कंपनी कर रही है, फर्म कर रही है, ट्रस्ट कर रही है, या फिर रिमिटेंस जहां पर जो फॉल ही नहीं करती एलआरएस की गाइडलाइन के तहत, वहां पर बेसिकली क्या रहेगा, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो व्हाट विल बी देयर, उस सिनेरियो में कोई आपके ऊपर लगेगा नहीं टीसीएस, राइट। ये सिंपल सा सिनेरियो था रिलेटेड टू द टीसीएस। अब एजुकेशन का जो लोन है उसके केस में स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि जहां पर रिमिटेंस की गई है फॉर द पर्पज ऑफ स्टडीज अब्रॉड और उसे फंड किया गया है एजुकेशन लोन के तहत, तो फिर टीसीएस 0.5% का है। एंड वो सिर्फ और सिर्फ 7 लाख से ऊपर के अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर पैन नहीं है तो 10% का रूल तो लगेगा ही लगेगा, राइट। सो दैट एक्चुअली अबाउट द टीसीएस। अब चलिए, अब एलआरएस के ऊपर आते हैं, दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के ऊपर। ओवरऑल जो लिमिट है 2,50,000 की है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या परमिसिबल है एलआरएस के तहत? यस, इवन एलआरएस के तहत कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी परमिसिबल है अगर आप रिमिटेंस करते हो टू द आईएफएससी। अब आईएफएससी वो कोड नहीं है नेफ्ट वाला, नो, दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अब इस व्यू के साथ कि आपने फाइनेंशियल मार्केट्स को डीपन करना है और आईएफएससी को ट्रांसफर करते हो पैसा, तो एलआरएस के अधीन आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी कह लो दी गई है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो रेजिडेंट्स को परमिट किया गया है भाई कि आप रेमिटेंस कर सकते हो आईएफएससी को अंडर द एलआरएस, जो कि इंडिया में सेटअप है। जो लेट्स से कोई स्पेशल इकोनॉमिक गाइडलाइन है उसके तहत अगर आपकी ओवरऑल लिमिट परमिसिबल है तो आप आईएफएससी में पैसा डाल सकते हो। रेजिडेंट्स को ये चीज बोली गई है, ठीक है। एंड आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, इक्विटी पर्पस के लिए, डेप्थ पर्पस के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए। आप बाहर प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हो, आप फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन भी कर सकते हो, एंड आप एनआरआई रिलेटिव्स को पैसा भी दे सकते हो, दैट इज आल्सो अलाउड। अब आईएफएससी रेमिटेंस अलाउड है, जैसे मैंने बताया आईएफएससी क्या होता है, दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, राइट। एंड ताकि हम अपना जो फाइनेंशियल फ्लो है उसको बढ़ा ले, जो रेजिडेंट्स हैं वो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा पाए, और रेजिडेंट्स जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाए, तो जो आईएफएससी स्टैब्लिश्ड है इंडिया में वहां पर पैसे डाले जा सकते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत काम करते हैं। तो वहां पर रेजिडेंट्स को अलाउ किया गया है। इससे जो इंडिया है वो एक फाइनेंशियल हब कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होती है। फिर बात आती है कि आईएफएससी परमिसिबल इन्वेस्टमेंट अलाउड है, सिक्योरिटीज जो कि आईएफएससी में लिस्टेड है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लाइक जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आईएफएससी जो सिक्योरिटीज में लिस्टेड है वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर वो पर्टिकुलर जो आईएफएससी आउटसाइड इंडिया है उनके द्वारा जो सिक्योरिटीज इशू की गई हैं टू द आईएफएससी लिस्टेड इन इंडिया, वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कोई नॉन इंटरेस्ट बेरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना चाहते हो आईएफएससी में, वो भी परमिट किया गया, दैट इज आल्सो अलाउड। या फिर लेट्स से कोई फंड्स आपके आइडल पड़े हैं अकाउंट में 15 दिन तक के, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द क्रेडिट, तो उसको इमीडिएटली रिपेट्रिएट करना पड़ेगा डोमेस्टिक आईएनआर अकाउंट में, राइट, ऑफ द इन्वेस्टर इंडिया। लेट्स से पर्सन ए है, अब इसके फंड पड़े थे, आइडल पड़े थे, कोई यूज नहीं हो रहे थे, एंड 15 दिन हो गए यहीं पे पड़े हैं। आईएफएससी इसका जो एफसी था फॉरेन करेंसी अकाउंट था वहां पड़े हैं, तो इन फंड्स को दोबारा से रिमिट करना पड़ेगा, वापस डालना पड़ेगा जो आपका आईएनआर अकाउंट है ना इन्वेस्टर का, पर्सन ए का, वहां पर दोबारा से इनको क्रेडिट करना पड़ेगा। कोई भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन परमिसिबल नहीं होगी। लेट्स से अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन किया ना आईएफएससी में, तो कोई भी फॉरेन उसमें आप डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। अब आईएफएससी अकाउंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबसे पहली बात करते हैं रिलेटेड टू द एफसीए। तो एफसीए को परमिट किया गया है, आप आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग होगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, कोई भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होगी। अगर कोई फंड्स जैसे मैंने आपको बताया था आइडल पड़े हैं, आपके यूज नहीं हो रहे हैं, तो 15 दिन के बाद आपको उन फंड्स को जो आपका डोमेस्टिक आईएनआर अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड प्रोहिबिशन क्या है कि कोई डोमेस्टिक पेमेंट सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं है एफसीए में, जो कि आईएफएससी में आपका पड़ा है। एंड अगर हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें,
तो पर्टिकुलरली आप प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, यानी कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करना है अब्रॉड में, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करनी है, लेट्स से आपने शेयर्स को, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को, जो भी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको एक्वायर करना है, तो भी आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा लेट्स से अगर आप शेयर्स किसी फॉरेन कंपनी के एक्वायर करना चाहते हो टूवर्ड्स प्रोफेशनल सर्विसेज, लेट्स से आपने प्रोफेशनल सर्विसेज बाहर रेंडर करी हैं, उसके बदले में वो आपको कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं एंड आप उनको उनको एक्वायर करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड लेट्स से अगर आपने म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड, जो अनरेटेड डेब्ट सिक्योरिटीज हैं, प्रोमिसरी नोट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर आपने ज्वाइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी को सेटअप करना है इंडिया के बाहर, जहां पर ज्वाइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी ऑलरेडी एक अच्छी खासी बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में लगी हुई, वो भी अलाउड है। या इसके अलावा अगर आपने लोन देने हैं एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स को, तो उसके लिए भी बेसिकली अलाउड है, ठीक है। बट एक चीज को समझो कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है ना, उनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो ऐसी ज्वाइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी में पैसा नहीं लगा सकते जो किसमें इन्वॉल्व है, जो कि रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो बेसिकली लेट्स से फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज का बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, वहां पर पैसा नहीं लगा सकते। आप फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेनेंस के लिए पैसा लगा सकते हो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के पर्पस के लिए। सो सिंपल सी बात ध्यान रखो, इक्विटी के लिए अलाउड है, म्यूचुअल फंड के लिए अलाउड है, प्रॉपर्टी बाहर परचेज करनी है तो अलाउड है, आपने एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स को पैसे देने हैं तो अलाउड है, ज्वाइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडरी में पैसे लगाने हैं तो अलाउड है। लेकिन रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड ज्वाइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी में पैसा नहीं लगा सकते। बैंकिंग बिजनेस या फिर जो बिजनेस है फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कर रही है ज्वाइंट वेंचर या कोई भी कंपनी, उसमें पैसा नहीं लगा सकते। अब बात आती है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अब्रॉड अलाउड है क्या? यस, दोज आर अलाउड, दोज आर परमिटेड। ये चीज परमिट की गई है कि रेजिडेंट्स फॉरेन करेंसी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं फॉर द एलआरएस पर्पसेस, राइट। तो ये बेसिकली अलाउड है कि अगर आपने कोई इंटरनेशनल डीलिंग करनी है उसके लिए आपको अलाउ किया गया है। एंड ओवरसीज आप अगर परचेज करना चाहते हो वो भी अलाउड है। एंड फर्दर आप ज्वाइंट ओनरशिप भी कर सकते हो। लेट्स से अगर आपने ओवरऑल अपना प्रॉपर्टी परचेज करनी है, एक बाप बेटा है, 2.5 लाख मिलके $5 लाख हो गए, वो साल के भेज सकते हैं भाई। और अगर उन्होंने एक्वायर करनी प्रॉपर्टी तो दैट इज एक्चुअली अलाउड, वो आपको अलाउड है। देन इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स जो अलाउ की गई हैं। लाइक आई टोल्ड यू, शेयर्स डेब्ट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, ईटीएफ के लिए, ज्वाइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडरी के फॉर्मेशन के लिए, एंड क्वालिफिकेशन शेयर्स के लिए। लेट्स से अगर आप बाहर कोई सर्विसेज रेंडर कर रहे हो एंड लेट्स से अगर आप डायरेक्टर हो और आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के लिए आपको शेयर्स को एक्वायर करना है, तो उसके लिए भी आप रेमिटेंस बाहर करना चाहते हो, तो वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अलाउ की गई हैं। प्रोहिबिटेड कौन से? किसी भी ज्वाइंट वेंचर में पैसा नहीं लगा सकते जो रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा है, जो बैंकिंग से रिलेटेड है या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वहां पर पैसा नहीं लगा सकते। एंड आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हो टू द एनआरआई क्लोज रिलेटिव, कोई इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं करोगे। मिनिमम मैच्योरिटी उस केस में 1 साल की होनी चाहिए, और पर्सनल या फिर बिजनेस यूज के लिए आप पैसा अपने रिलेटिव्स को उधार पर दे सकते हो। अब जो लोन दिया जाएगा उसका इस्तेमाल कहां नहीं किया जा सकता, वेयर यू कैन नॉट बी यूजिंग द फंड्स, जो पैसा उधार के तौर पर दिया जाएगा। तो इन पैसे का इस्तेमाल चिट या निधि फंड कंपनीज में नहीं किया जा सकता, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए नहीं कर सकते, और रियल एस्टेट के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन पर्पसेस के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द डेजिग्नेटेड एडी ब्रांच रिक्वायरमेंट, यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो एक ही ऑथराइज डीलर की ब्रांच से करोगे, ऐसे नहीं मल्टीपल ब्रांचेस के साथ आप डील करोगे, दैट इज द रिक्वायरमेंट। एंड रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1 साल का कम से कम आपका मैंडेटरी बैंकिंग रिलेशनशिप होना चाहिए उस कस्टमर के साथ जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो, दैट शुड आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। तो इस चीज का भी ध्यान होना चाहिए। फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द फैमिली रिमिटेंसेस, लाइक आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि लेट्स से कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो जॉइंट ओनर हो सकते हैं एक एसेट में, एंड उसके लिए वो अपने फंड्स अलग अलग ट्रांसफर कर सकते हैं। लेट्स से 3 मेंबर हैं, तो तीनों मेंबर्स अपने 2.5 2.5 लाख के यूएसडी के जो पर ईयर की लिमिट है उसको कंज्यूम करते हुए अगर किसी एसेट में जॉइंट ओनरशिप रखना चाहते हैं तो दैट इज एक्चुअली अलाउड, वो चीज अलाउ की गई है। फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ओडीआई? सी बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओडीआई का मतलब होता है कि फाइनेंशियल कमिटमेंट अगर जो भी की जाती है ना किसी रेजिडेंट के द्वारा फॉरेन एंटिटी में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वी से टू बी ओडीआई। हो सकता है कि आपने इक्विटी शेयर परचेज की हो सकता है आपने
जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं वो परचेज किए हो, या आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया हो, या फिर आपने जो फॉरेन एंटिटी है उसकी कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करी हो, या आपने मार्केट के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स को एक्वायर किया हो, ये सभी चीजें किसमें शामिल होती हैं? दीज ऑल आर कवर्ड अंडर द ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनको कवर किया जाता है, राइट? आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें आउटसाइड इंडिया, उसका मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट जो की गई है, लेट्स से आपने कंट्रीब्यूशन किया टुवर्ड द कैपिटल, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है, या जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं किसी फॉरेन एंटिटी के मार्केट परचेज के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, या फिर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपने परचेज किए हैं, वो सब चीजें किस में आती हैं? ओडीआई में आती हैं। एंड इसमें एक चीज होती है दैट इज सीसीपीएस। नाउ सीसीपीएस होता है कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, राइट? आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी इसी में शामिल होती है। क्लियर है चीज? एंड फर्दर, अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेथड क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एमओए सब्सक्रिप्शन, या फिर शेयर को परचेज किया, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कवर होते हैं। नाउ फर्दर आफ्टर दैट इट्स लीड टू ओडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर क्या है? रियल एस्टेट बिजनेस अलाउड नहीं है, बैंकिंग बिजनेस या फिर बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। ये तीन चीजें अलाउड नहीं है जब हम ओडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि आप उन जॉइंट वेंचर्स में, होली ओन्ड सब्सिडरीज में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, या फिर बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस रिलेटेड है, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज के बिजनेस के साथ रिलेटेड है। एंड ओडीआई के अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो ओवरऑल जो लिमिट है एलआरएस के अंदर जो अलाउ की गई है, ऑल ओवर अलाउ की गई है 2,50,000 यूएसडी की जो लिमिट है, दैट इज अलाउड पर फाइनेंशियल टोटल लिमिट के अंदर ही काम शामिल होता है। एंड इफ द ओडीआई वैल्यूएशन जो है वो 5 मिलियन यूएसडी से ज्यादा है, यानी कि जहां कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और वो 5 मिलियन यूएसडी से ज्यादा है, या फिर बाकी करेंसीज में इक्विवेलेंट इतना अमाउंट बन जाता है, तो वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी आपको कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंक से। उसके केस में कैटेगरी 1 जो मर्चेंट बैंक है, जो सेबी रजिस्टर्ड होगा, उससे आपको वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी, या फिर जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर है, जो आउटसाइड है इंडिया, रजिस्टर्ड है एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा होस्ट कंट्री में, वहां से आपको वैल्यूएशन करवानी मैंडेटरी होती है। और जहां कहीं इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 मिलियन यूएसडी से कम है, राइट, या उसके इक्विवेलेंट है, वहां पर सीए का सर्टिफिकेट या सीपीए का सर्टिफिकेट चल जाएगा। एंड जो कोई भी आपके ड्यूज होंगे ना, जैसे डिविडेंड आना आपका, लेट से आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ पर है पर्सन ए, अब पर्सन ए ने किसी यहाँ पर जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दी, और लेट से ये 5 मिलियन यूएसडी या उससे ज्यादा का अमाउंट है, इट्स बेसिकली मोर देन 5 मिलियन यूएसडी। तो उस केस में कैटेगरी 1 जो मर्चेंट बैंकर है वहां से करवाओगे, या तो आप वैल्यूएशन करवाओगे, या फिर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर होगा इंडिया के बाहर होस्ट कंट्री में जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का है, रजिस्टर्ड है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। इन केस अगर 5 मिलियन यूएसडी से कम है अमाउंट, उसके केस में आपका सीए का सर्टिफिकेट चल जाएगा। एंड लेट्स से कंपनी ने इशू किया डिविडेंड, तो वो डिविडेंड को वापस इंडिया में लेकर आना पड़ेगा 60 दिन के अंदर अंदर। अगर कोई रॉयल्टी मिल रही है, टेक्निकल फीस है, कुछ भी मिल रहा है, तो ये कितने दिनों में इंडिया में आएंगे वापस? 60 डेज में आपको ये पैसा इंडिया में वापस लेके आना पड़ेगा। ठीक है? तो 5 मिलियन तक अगर से बिलो है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का या सर्टिफाइड जो पब्लिक अकाउंटेंट होते हैं उनका सर्टिफिकेट चल जाएगा। एंड रिपेट्रिएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कितने दिनों में आएगा, 60 दिनों के अंदर अंदर पैसा वापस लेकर आना पड़ेगा। एंड अगर कोई आप डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेट्स से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैं डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो जब मैंने पहली इन्वेस्टमेंट करी थी उसके 1 साल के बाद सिर्फ अलाउड है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट कर पाओगे, यानी कि मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो रहेगा वो 1 साल का रहेगा। एंड साथ ही साथ आप जो भी डिसइन्वेस्टमेंट करते हो उसमें राइट ऑफ अलाउड नहीं है, राइट? जो भी डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है उसमें राइट ऑफ अलाउड नहीं है। एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल जो होगा उसको प्रोहिबिट किया गया कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एफएटीएफ नॉन कंप्लायंट कंट्रीज में आप पैसा डायरेक्टली नहीं लगा सकते। एंड जो जॉइंट वेंचर्स हैं, होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं, वो बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में लगे हों, ऐसे कोई एरी गैरी एक्टिविटी में नहीं लगे। कौन कौन सी? रियल एस्टेट से रिलेटेड ना हो, पहली चीज मैंने आपको बताई थी, रियल एस्टेट से रिलेटेड ना हो। दूसरी चीज कौन सी बताई थी? बैंकिंग एक्टिविटी ना करते हो, बैंकिंग एक्टिविटी ना करते हो, एंड फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, राइट? ये चीज हमने कवर करी थी। फर्दर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की बात आती है, एफएटीएफ रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी बता दिया कि जहां पर एफएटीएफ कंप्लाइंट कंट्री नहीं है वहां पर पैसा इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते हो। आप आरबीआई की क्वेश्चन लिस्ट देखोगे, आप देखोगे कि डिफॉल्टर तो नहीं है, विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है, या रेगुलेटरी अथॉरिटी के
इन्वेस्टिगेशंस के अंडर तो नहीं है। अगर ऐसी चीजें नहीं है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो डेट विल बी ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको लिखना है अपडेट्स। क्या लिखना है? यू नीड टू राइट अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 and I'll be sharing the details with you, right? And PDF with you. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.